Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिजअड्डा। और बिजअड्डा में आज हमको बात करनी है चीन पर, चीन की अर्थव्यवस्था पर, चीन के बैंकों में संकट पर और इस सवाल पर कि चीन के बैंकों का पैसा गया कहाँ, क्यों वो लोगों का पैसा लौटा नहीं रहे हैं और क्या चीन में कोई बड़ा भारी संकट खड़ा होने जा रहा है। इस सवाल पर चलें उससे पहले मैं आपसे ये बात बताना ज़रूरी है, आपको याद दिला दूं कि बिजतक ऐप के यूज़र्स के लिए ख़ास तौर पर 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफ़र। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ में आपको लगाना है कोड LT150, जिससे आपको मिलेंगे वो एक्साइटिंग ऑफर्स। और 5 पैसा के रास्ते, 5 पैसा के जरिए इस ऐप से आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में पैसा लगा सकते हैं 0% ब्रोकरेज और सिर्फ 20 रुपया पर ऑर्डर पर। ये आपका खर्चा होगा, बाकी आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना है। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। नियम और कायदे ज़रूर साथ में पढ़ लीजिएगा। और अब बात करते हैं चीन की। चीन के बारे में अगर आपको खबर मिले कि जैसे भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक्स बंद हो जाते हैं, कभी किसी बड़े बैंक के बारे में अफवाह उड़ जाती है, उस तरह की बातें चीन में हो रही हैं। और एक नहीं, अनेक बैंकों के बारे में हो रही हैं कि वो बैंक लोगों का पैसा लौटा नहीं रहे हैं, लौटा नहीं पा रहे हैं। लोग लाइन लगाए हुए हैं, वहाँ लिमिट लग गई है कि 50,000 युआन तक ही आदमी निकाल सकता है, और वो भी हाल में। अप्रैल से ये संकट चल रहा है, आजकल का संकट नहीं है। अप्रैल में शुरू हुआ था, अब तक ये संकट चल रहा था। और अब आलम यह हो गया है 22 शहरों में 35 ऐसे बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं जिनके जो खरीदार हैं उन्होंने अपने अपने बैंकों को कह दिया है कि साहब, हम आपके जो लोन की EMI है अब हम नहीं भरेंगे, तुम हमारा पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। आशंका यह है कि 86 बिलियन डॉलर, 86 अरब डॉलर की रकम बैंकों की फंस सकती है। ये NPA हो सकती है, बैड डेट हो सकती है, ये कर्जा डूब सकता है अगर ये रियल एस्टेट का संकट इस तरह बना रहा और लोगों ने पैसा लौटाने से इनकार कर दिया। कितनी बड़ी रकम है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हालांकि जानकारों से बात कीजिए तो वो कहते हैं 15 ट्रिलियन डॉलर की चीन की अर्थव्यवस्था है, उसके सामने ये 86 बिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात, चीन के सारे बैंक सरकारी बैंक हैं करीब करीब, तो अगर वो प्राइवेट भी हैं तो नाम को प्राइवेट हैं। इसलिए इन बैंकों में अगर इतना बड़ा संकट भी आ रहा है तो आखिर में सरकार के पास ये दम है, उसके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 3-4 ट्रिलियन डॉलर का कि वो ज़रूरत पड़े तो वहाँ से पैसा निकाल के दे सकती है। तो क्या चीन श्रीलंका की राह पर है? क्या चीन में वो हाल हो सकता है? चीन में लोग निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं, ये अपने आप में एक अजूबा है। हालांकि कुछ प्रदर्शनों के बारे में आ रहा है कि उसमें हज़ारों लोग शामिल हो रहे हैं, एक जगह 1000 लोग शामिल हो रहे हैं, तो गिनती बहुत नहीं है। लेकिन जिस चीन में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर टैंक चढ़ा दिए गए हों, तिएननमेन स्क्वायर की याद करिए, नहीं याद है तो पढ़िए। उस चीन में लोग निकल रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए? बैंकों से अपना पैसा वापस लेने के लिए, या बैंकों से कहने के लिए कि अगर तुम हमारा पैसा नहीं दे सकते हो तो हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। ये अपने आप में एक अजूबा हो रहा है। भारत का बैंकिंग संकट या जो NPA घोटाला जिसको कहते हैं, उसको आप भूल जाएंगे अगर चीन के इस NPA घोटाले की पूरी शक्ल सामने आ जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ काफ़ी सालों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि चीन में कुछ ऐसा घपला हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, जो जिस दिन खुलेगी उस दिन बहुत बड़ा विस्फोट होगा, धमाका होगा। क्या वो समय आ गया है? कहना मुश्किल है। जानकारों से पूछने पर पता चलता है कि हुआ यह है कि चीन ने कुछ कंपनियों को, कुछ सेक्टर्स को बहुत कर्जे दिलवाए हैं अपने बैंकों से। और ये दिलवाए हैं जब मैं कह रहा हूँ, इसका अर्थ है कि सरकार में किसी ने फ़ोन किया, कहा इनको ये दे दीजिए। जिस तरह के NPA घोटाले के बारे में आरोप लगाए जाते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर में, राजनीतिक दबाव में वो लोन बांटे गए हैं और अब वो लोन वापस होने मुश्किल हो रहे हैं। कारण ये है कि चीन में बहुत बड़ी स्टील की कैपेसिटी है, वो स्टील अब वहाँ डिमांड नहीं है, बिक नहीं रहा है, उसको वो दूसरे देशों में सस्ते दामों में डंप करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में अक्सर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती हुई आपने सुनी होगी, वो इसीलिए लगती है कि ऐसा स्टील सस्ते दाम पे आ रहा होता है। ये सस्ते दाम पे जो बेच रही हैं कंपनियां, वो अपना कारोबार संभालने में उनको मुश्किल हो रही है
और यही वजह है कि वहाँ की पूरी इकोनॉमी एक तरह से इस वक्त संकट में फंसी हुई है। ख़ास तौर पर उनका बैंकिंग सिस्टम एक गंभीर संकट में है। अब यह सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है कि क्या चीन श्रीलंका के रास्ते पर जा रहा है। इसका जवाब जानकार ये देते हैं कि चीन अभी श्रीलंका के रास्ते पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चीन और श्रीलंका का जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये है कि श्रीलंका एक बहुत छोटा देश है जिसके पास अब मुसीबत में फंस जाने के बाद निकलने के रास्ते बहुत कम होते हैं। यही दिख रहा है, श्रीलंका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। जबकि चीन इतना बड़ा देश है, जितना बड़ा देश जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था, उसके पास उतने विकल्प और उतने रास्ते होते हैं। प्रश्न सिर्फ ये है कि क्या चीन की सरकार समझदारी का रास्ता चुनेगी और इस संकट को जल्दी से जल्दी टालने में कामयाब हो जाएगी, या वो समझदारी का रास्ता नहीं चुनती है तो ये संकट कितना बड़ा हो सकता है। इस पर फिर जानकारों का कहना यह है कि ये संकट अभी जितना आपने श्रीलंका में देखा वो इसके आगे कुछ नहीं है। उससे बहुत बड़ा संकट तो चीन में खड़ा हो चुका है, लेकिन अभी वो मैनेजेबल है, यानी उसे टाला जा सकता है। लेकिन अगर सरकार सही कदम नहीं उठाती है तब जो संकट खड़ा होगा वो शायद इससे बहुत बड़ा होगा, और अगर वो संकट हो गया यानी वो खतरा साकार हो गया तो फिर सिर्फ चीन नहीं बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी वो एक मुसीबत खड़ी कर सकता है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।